टॉपिक है रिबेट। ठीक है, तो जनरल एंट्री में हम लोग रिवीजन कर रहे थे, तो उसमें एक टॉपिक रिबेट भी है जो कि कभी बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो रिबेट होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि जब कोई भी हमारे पास ऐसे गुड्स होते हैं जो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। ठीक है, तो गुड्स ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, जब कोई ऐसा गुड्स जो इन्फीरियर क्वालिटी का हो और हमारे पास बच जाता है, तो उसको बेचने के लिए सेलर करता क्या है, वो रिबेट देता है। ठीक है, तो उसको हम डिस्काउंट नहीं कहते। तो यही आपको समझना है कि जब गुड्स इन्फीरियर क्वालिटी का हो, ठीक है, इन्फीरियर क्वालिटी का हो, तब आपको कोई भी पैसा कम अगर कोई करता है तो उसको हम रिबेट कहेंगे। ठीक है ना, इन्फीरियर क्वालिटी का गुड्स होगा तो अगर कोई आपको डिस्काउंट देगा तो उसको हम रिबेट कहेंगे। और ऐसे गुड्स अच्छे क्वालिटी का है, ठीक है, तब आपको डिस्काउंट दे रहा है तो उसको आप ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सब वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फीरियर क्वालिटी का गुड्स जो होता है उसमें हमको रिबेट मिलता है। रिबेट का हिंदी मतलब होता है छूट। ठीक है, तो अगर हमें रिबेट मिलता है तो इसकी नॉर्मली कोई एंट्री होती नहीं है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग करते क्या हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप गुड्स परचेज़ कर लीजिए, परचेज़ की एंट्री कर दीजिए और उसके बाद रिबेट की अलग से एंट्री कर दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम गुड्स परचेज़ कर रहे हैं और हमको 10% रिबेट मिला है, तो हम करेंगे क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान लेते हैं हमने उधार में ख़रीदा है, टू राम, तो हमने गुड्स परचेज़ किया 10,000 रुपीज़ का, तो ये एंट्री 10,000 की तो हम करेंगे। ठीक है, अब हमको 10% रिबेट मिला है तो हम इसमें रिबेट में यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, उसके एक अलग से एंट्री बनाएंगे जिसमें हम ऐसे एंट्री बनेगी, उसके नीचे ही बनेगी, राम अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव, रिबेट रिसीव्ड। तो अगर क्वेश्चन में रिबेट वर्ड यूज़ कर रहा है तो आपको भी जनरल एंट्री में रिबेट वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि अगर डिस्काउंट वर्ड यूज़ करा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डिस्काउंट का एंट्री करना आपको बता ही चुके हैं, लास्ट क्लास में आपने सीख ही लिया डिस्काउंट की एंट्री करना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है, इसका नाम है कंपाउंड एंट्री। ठीक है, तो कंपाउंड एंट्री होती क्या है, पहले उसको समझ लीजिए, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, रिवीजन चल रहा था इसलिए एक बार हमने उसको डिस्कस करना चाहा। ठीक है, तो कंपाउंड एंट्री का मतलब होता क्या है, जब दो एंट्री हम साथ में कर देते हैं तो उसको कंपाउंड जनरल एंट्री कहते हैं। तो दो एंट्री साथ में करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने कोई एंट्री की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया हमारा 5,000 रुपीज़ का, और हमने एक और एंट्री की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये हमारी एंट्री हो गई 7,000 की। ठीक है, तो कंपाउंड एंट्री में क्या होगा, इन दोनों एंट्री को हम साथ में जोड़ देते हैं, तो यही होता है कंपाउंड एंट्री। ठीक है, तो कैसे जोड़ते हैं इसको देखिए। तो हमने क्या किया, अब सैलरी अकाउंट को डेबिट किया और रेंट अकाउंट को डेबिट किया और टू कैश लिख दिया। तो हमारा ऊपर का अमाउंट एक था 5,000 रुपीज़ का और एक था 7,000 रुपीज़ का। तो सैलरी को हमने दिखाया 5,000 में और रेंट को दिखाया 7,000। देखिए अब इसमें होगा क्या, दोनों एंट्री को हम कंबाइन कर देंगे, तो 5,000 को 7,000 को दोनों जोड़ देंगे, दोनों मिला के हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, तो यही होता है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में क्या होता है, दो अलग अलग एंट्री हम नहीं करते हैं, दोनों एंट्री को साथ में कर देते हैं, इसी को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कंपाउंड एंट्री क्या होता है। ठीक है, और कभी कभी आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कंपाउंड एंट्री को रिलेटेड। तो ये होती है कंपाउंड एंट्री। और जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और एक ही डेट में रेंट भी दे रहा है, सैलरी भी दे रहा है, अगर ऐसा कुछ लिख के आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको कंपाउंड एंट्री करनी है, तो आप इस तरीके से एंट्री करेंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम डेट का है तो आप कोशिश करेंगे कि कंपाउंड एंट्री ही करेंगे। क्लियर है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कुछ और डिफ़िकल्ट चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, क्या होता है उसको देखते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग ध्यान देंगे वो है बैंक के ट्रांजैक्शन। ठीक है, बहुत सारे बैंक के ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि हमसे एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो बैंक के ट्रांजैक्शन बड़े ही सिंपल से होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें एग्ज़ाम में गलतियां हो जाती हैं। तो देखते हैं कैसे होते हैं बैंक के ट्रांजैक्शन। तो पहले व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर आप बैंक में कैश जमा कर रहे हो तो क्या होगा? व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो इसमें क्या है कि अगर कैश आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में तो क्या होगा? तो उस कंडीशन पे अब देखिए पैसे हमारे पास से जा रहे हैं और हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैंक रिसीवर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और कैश हमारे पास से जा रहा है। तो ये एंट्री आपको करना पड़ेगा जितना भी पैसा आप जमा कर रहे हो बैंक का। तो बैंक का जो एक तरीके से आप देखोगे बैंक के अलग अलग पूरी एक सीरीज़ होती है जिसको हमको सीखना पड़ता है बैंक की एंट्रीज़ की, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखना होता है क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा, बीच में से 1-2 क्वेश्चन आपको निकाल के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। तो अगर खाली लिखा हुआ है कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, तो इसका ये मतलब हुआ ये जो पैसा निकाला गया है ये ऑफिस के लिए निकाला गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में बोलता है कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, तो कैश को विड्रॉ कर रहे हैं अगर बैंक से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस कंडीशन पे यहाँ पे बैंक से पैसा निकाला और ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है। तो जब भी ऑफिस यूज़ के लिए निकालेंगे तो यही एंट्री जो आपने ऊपर की है वही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इजी सा एंट्री है कि पैसा जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और पैसा निकालेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे व्हाट कम इन व्हाट गो आउट चल रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, व्हेन अ चेक इज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एंड आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अब ये भी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। व्हेन चेक इज रिसीव फ्रॉम सोहन एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। तो अब देखिए अगर सेम डे के दिन हमारा चेक रिसीव हो रहा है और सेम डे के दिन हम डिपॉजिट कर दे रहे हैं तो उस कंडीशन पे क्या एंट्री बनेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चेक रिसीव कर रहे हैं, तो चेक जब रिसीव कर रहे हैं तो अगर हम सेम दिन जमा कर दे रहे हैं तो हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान देना है कि सेम दिन जमा होता है तो डायरेक्टली हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं और टू कौन जो कस्टमर है उसका नाम लिख देंगे, सोहन। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, मान लीजिए सेम डे डिपॉजिट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हम इसके अपोजिट में ही यहीं पे लिख दे रहे हैं कि मान लीजिए सेम डे डिपॉजिट नहीं होता है, हम उसको अपने पास रखे रहते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, तो उस कंडीशन पे हम जो एंट्री करते हैं उसको एज अ कैश ट्रीट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि अगर आपको चेक मिल रहा है तो चेक कब जमा हो रहा है। अगर चेक सेम दिन जमा हो जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन करेंगे और सेम दिन जमा नहीं हो रहा है तो आप कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन करेंगे। तो इस चीज़ को आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन है अब ये जो चेक है इसको हम जमा करने गए क्योंकि ये चेक तो हमारे पास आ गया, अब उसको हमने एज अ कैश ट्रीट किया है, अब इसको हमको जमा करने जाना है, ठीक है। ये वाले चेक को, ये तो जमा हो गया है तो इसकी तो एंट्री बनेगी नहीं, लेकिन इस चेक को तो जमा करना पड़ेगा।
तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 दिन बाद 4 दिन बाद कि ये चेक जमा करने का टाइम आ गया है। तो जब अब ये आप चेक जमा करने जाएंगे तो उस समय क्या करेंगे, तो उस समय अब कस्टमर का नाम नहीं लिखेंगे। कस्टमर का नाम एक बार लिख लिए काफ़ी है, ठीक है। अब आपको कस्टमर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा चेक था वो बैंक में जमा हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, नरेशन ज़रूर लिखिएगा, नहीं नरेशन नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो नरेशन आपको लिखना है कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। जैसे ऊपर वाला ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जो चेक था वो सेम दिन जमा नहीं हुआ, ठीक है। द चेक वॉज नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, आपने ये लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको लिखना है द अबव चेक ऑफ मिस्टर सोहन वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब जो केसेस हो रहे हैं वो केसेस आपको नरेशन में दिखाना है, क्योंकि एंट्री देख के समझ में नहीं आएगा ना एग्जाम में कि आपने क्या किया है। तो इसीलिए नरेशन ज़रूर लिखिए। नरेशन में आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। कितने कट होंगे, मान लीजिए 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 12 मार्क्स में 3 मार्क्स आपके नरेशन में कट जाएंगे, पूरा का नरेशन नहीं लिखते हैं तो। इसीलिए नरेशन लिखने की आदत रखिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अ कंज्यूमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन अवर बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है, अ कंज्यूमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द कैश इन आवर बैंक अकाउंट। तो ये भी कभी कभी होता रहता है कि जो कस्टमर होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कर देते हैं, ठीक है, और आपको फ़ोन करके बता दिए, ठीक है। ये मॉडर्न बिजनेस में बहुत कुछ ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर दूर दूर से हम बिज़नेस करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि बिजनेस मैन कस्टमर आके आपको पैसा दे आपके हाथ में, ठीक है। तो कस्टमर करता है क्या, आपके बैंक के खाते में जमा कर देता है और आपसे कहता है कि हमें गुड्स भेज दीजिए। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब जो कस्टमर का नाम है, ठीक है, जो भी कस्टमर का नाम है सोहन मोहन, आप यहाँ पे लिख देंगे। मान लेते हैं सोहन है तो आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो बता रहे हैं बैंक की जो एंट्री होती है ये आपको एक साथ ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी, क्वेश्चन में कहीं बीच में आपको ऐसे ही एंट्री दे दी जाएंगी। तो आपको बैंक की एंट्री बहुत ध्यान से करनी होती है, क्योंकि इसमें गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या है, मान लेते हैं एक चेक रिसीव हुआ कस्टमर से और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है। एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे, और यहाँ पे बोल रहा है कि सेम डे बैंक में हमने उस चेक को जमा कर दिया। तो अब यहाँ पे एंट्री कैसे होगी उसको देखिए। तो जैसे ही हमको चेक मिलता है और हमने क्वेश्चन में देखा कि सेम डे जमा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर सेम डे जमा नहीं होता तो कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा ये बात कि सेम डे जमा हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। अगर वही सेम डे नहीं जमा होता तो बैंक अकाउंट को डेबिट ना करके कैश अकाउंट को डेबिट करते। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्लस अब डिस्काउंट भी उसको दे रहे हैं कस्टमर को, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आप लिखना पड़ेगा, डेबिट डेबिट। अब देखिए यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट किया, फिर टू जो हमारा कस्टमर है अब उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमारे कस्टमर का नाम मोहन है, अब इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सेम दिन जमा हो रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए 10,000 रुपीज़ का हमको पेमेंट मिला और हमारा जो बकाया था, मतलब जो हमने सामान बेचा था या फिर बकाया था, वो 11,000 का था। 1,000 डिस्काउंट और मोहन के अकाउंट में 11,000 रुपीज़ पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि हमको पैसा कम मिला है और हमने सेम दिन उस चेक को जमा कर दिया है, ठीक है। तो अगर सेम दिन आप चेक जमा कर रहे हो तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी होगी, ठीक है। और वही अगर सेम दिन जमा नहीं होता तो आपको बता चुके हैं कि जहाँ पे आपने बैंक अकाउंट लिखा है वहाँ पे आप कैश अकाउंट लिख देंगे। अब जब ये वाली एंट्री आती है तो थोड़ा सा इस ऐसे क्वेश्चंस में एंट्री को डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या कर देते हैं, द
क्वेश्चन लिख देंगे कि आपको दे दिया जाएगा द मोहन चेक वॉज डिसऑनर्ड, ठीक है। तो मोहन चेक वॉज डिसऑनर्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मोहन का चेक था वो डिसऑनर हो गया था, ठीक है। तो इस कंडीशन पे अब क्या करेंगे, अब मोहन का चेक डिसऑनर का मतलब जो ऊपर वाला चेक हमको मिला था, हमने बैंक में जमा किया, उसके खाते में पैसे नहीं थे, किसी कारण से पैसे नहीं थे और वो डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर में होता क्या है, आप याद कर लीजिए कि एंट्री को हम फ्लिप कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो एंट्री है उसको हम फ्लिप कर देंगे। तो कैसे एंट्री बनेगी, देखिए, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब बैंक अकाउंट जो हमारा जा रहा है वो अमाउंट जा रहा है जितना पैसा हमको मिला था पूरा अमाउंट लिख देंगे 10,000 और डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, खाली एंट्री फ्लिप करनी है। अब यहाँ आप ये मत सोचिएगा कि सर डिस्काउंट अकाउंट तो हमेशा डेबिट होता था, यहाँ क्रेडिट क्यों हो गया, तो ये सब दिमाग ही नहीं लगाना है। आपको इतना चीज़ याद रखना है कि जब भी हमारा कोई भी पेमेंट चेक बाउंस हो जाता है तो उस कंडीशन पे हम जो जनरल एंट्री करते हैं उस एंट्री को फ्लिप कर देते हैं। यहाँ पे कोई भी हम, क्योंकि ये कैंसिलेशन की एंट्री होती है, ठीक है ना। तो कैंसिलेशन की एंट्री होती है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि डिस्काउंट अलाउड तो हमेशा डेबिट होता है, आप क्रेडिट कैसे होने लगा, ठीक है। तो ये सब नहीं सोचना, ये कैंसिलेशन की एंट्री होती है, इसीलिए हम एंट्री को फ्लिप कर देते हैं। तो ये आपको दिमाग में ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद आते हैं, अब क्वेश्चन में कभी कभी बोल देता है व्हेन द पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक। देखिए ये कैसे होगा, व्हेन द पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन द पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक में कि अगर कोई भी हमने पेमेंट किया है और हमने चेक इशू कर दिया है तो उस कंडीशन पे क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो उसको तो डेबिट करोगे ही, ठीक है। मान लीजिए आपने ए लिमिटेड को पेमेंट किया तो आप ए लिमिटेड को डेबिट करोगे क्योंकि इनको पेमेंट मिल रहा है, वो रिसीवर है, ए लिमिटेड को आप डेबिट करेंगे। प्लस क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास से चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो मतलब बैंक से पैसा माइनस होगा, तो आप टू बैंक कर देंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मान लीजिए 2,000 रुपीज़ है तो 2,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर बैंक इशू बाय चेक ना लेके खाली बोल रहे हैं पेमेंट मेड टू ए लिमिटेड, तब तो आप कैश लिख सकते हैं। लेकिन अगर चेक वर्ड यूज़ कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन वाली एंट्रीज हो गई, तो यहाँ पे आपको टू बैंक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद कभी कभी क्या कहता है, रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक। अब रेंट को चेक से करा पेमेंट किए थे ₹5,000, तो यहाँ पे अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिख के चले आते हैं। लेकिन उनको थोड़ा सा ध्यान देना है कि चेक वर्ड जब भी यूज़ कर रहा है तो आपको बैंक लिखना है, ठीक है। तो रेंट हमारा खर्चा है तो रेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, फिर उसके बाद टू यहाँ से हमने बैंक लिख दिया। अब ये हो गया 5,000 रुपीज़ और यहाँ पे भी हो गया 5,000 रुपीज़। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। देखिए ये इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए ध्यान से, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ₹150। अब यहाँ पे क्या है कि बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया 150 रुपये। तो अब क्या होगा भाई, इंटरेस्ट चार्ज किया तो इंटरेस्ट जब बैंक चार्ज कर रहा है तो उस कंडीशन पे बैंक आपके अकाउंट से ही पैसे माइनस कर लेता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझिए कि अगर बैंक चार्ज वर्ड यूज़ कर रहा है तो चार्ज का मतलब वो आपसे ले रहा है, ठीक है ना। चार्ज का मतलब यहाँ पे नेगेटिव ही होता है कि मतलब हमारे खाते से पैसे जा रहे हैं, पॉजिटिव नहीं है हमारे खाते में आ रहे हैं। चार्ज वर्ड यूज़ किया है मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट जब कर रहे हैं तो वो हमारा खर्चा हो गया, तो जो एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करते हैं। तो हमने क्या किया,
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया और उसके बाद टू बैंक अकाउंट किया। तो यहाँ पे अब कितना रुपए, मान लीजिए 150 रुपीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने 150 रुपीज़ यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि बैंक आपके खाते से ही चार्जेस डिडक्ट कर लेगा, तो आपको टू बैंक लिखना है। ठीक है, पेमेंट आप अपने हाथ से जाके बैंक में जमा नहीं कर रहे हो, ये आपके बैंक के खाते में से पैसे उसमें माइनस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक। अब क्या है, जब बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, अब बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है तो हमारा फ़ायदा हो रहा है, इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक। अब इंटरेस्ट बैंक हमको अलाउ कर रहा है 2000 रुपीज़। अब सवाल ये उठता है कि सर बैंक हमको इंटरेस्ट क्यों दे रहा है, हो सकता है हमारे पैसे वहाँ पे जमा हो, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट बैंक हमको पे कर रहा हो, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। अब वो पैसा हम अपने पास निकाल के तो लेके आ नहीं रहे हैं, समझिए बात को, कि बैंक जो आपको इंटरेस्ट देगा वो आपके अकाउंट में प्लस कर देगा, जब डिडक्ट करेगा तो माइनस कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में आप पैसा निकाल नहीं रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू इंटरेस्ट रिसीव कर देते हैं, तो यहाँ गड़बड़ी हो जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बैंक आपके घर पैसा पहुँचाने नहीं आ रहा है, ठीक है, खाली इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक लिखा हुआ है। तो उस कंडीशन पे आपको लिखना क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो पैसा है वो आपको आपके खाते में पैसे आएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग 2000 रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन द बैंक चार्ज सम अमाउंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द बैंक। अब यहाँ पे क्या है कि बैंक ने आपका कोई सर्विस था, वो आपने बैंक ने आपको दिया और उससे बैंक ने आपसे पैसा लिया, उसको हम बोलते हैं बैंक चार्ज। ठीक है, तो बैंक अलग अलग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, जिसके लिए बैंक फ्री में आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, आपसे कोई सर्विस चार्ज कर रहा है। तो सर्विस जब बैंक चार्ज करेगा तो वो भी आपके अकाउंट से ही पैसे कट हो जाएंगे। तो जैसे आपने ऊपर एंट्री की थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, वैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, बैंक चार्ज वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ गड़बड़ी मत करिएगा, इंटरेस्ट लिख दें, यहाँ पे बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, बहुत सारे बच्चे बैंक चार्ज टू बैंक वो कैश लिख देते हैं, तो कैश नहीं है, यहाँ पे बैंक के अकाउंट से आपका माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे बैंक आपको अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा जो भी पैसा है 715। तो ये सब जो एंट्रीज आपको हमने अभी बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। ठीक है, कुछ सिंपल भी है, कुछ टफ भी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको बीच बीच में देख के आपको चेक किया जाता है कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो ऐसे क्वेश्चन के बार बार प्रैक्टिसेस आप करते रहिए। ठीक है।